हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी के इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन उसे आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। साथियों, चैप्टर का नाम है ओजोन डिप्लीशन, जैसे मैंने बताया। अब ये कुछ वही चीज़ें आप जानेंगे जो आप बेसिक लेवल से आज तक समझते पढ़ते आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको लाख आप पढ़े लिखे हों, लेकिन मैं आपको बेस से चीज़ों को समझाऊं। ठीक है, तो जैसा इस चैप्टर की शुरुआत से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन क्या है? ओजोन एक नेचुरल गैस है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है ना कि इसमें आप 3 एटम्स पाओगे। ठीक है, ये एक तरीके से कहते हैं इसको एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के जो एक साथ बाउंड होते हैं एक नॉन लीनियर फैशन में, और इसीलिए इसको यहाँ पे O3 कहा जाता है। इसका सिंबल जो है वो O3 है। ठीक, अब ये कहाँ मिलते हैं? अब ये आपको 2 डिफरेंट लेयर्स में मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। ओजोन, अगर देखिए आप जानते हैं पहली लेयर हमारी कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है ना, दूसरी लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन जो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है उसे बैड कहा जाता है, खराब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एयर को गंदा कर देती है ना, और ये स्मॉग बनाने में मदद करती है, जो कि अच्छा नहीं है इंसान के लिए, किसी के लिए सांस लेने के टाइम पे ब्रीदिंग में खराब चीज़ है। और वही जगह वे कहते हैं ना, जिसकी जो चीज़ जहाँ जगह है उसको उसी जगह पे ही रहना चाहिए, वही जगह ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ये बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? एब्जॉर्ब करके कुछ सन के द्वारा आई गई हार्मफुल नुकसानदायक अल्ट्रा वायलेट रेस को, ठीक है, यूवी रेस को। आप समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ये है अपना O3, ये है अपना स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे रुक रहा है, ये है अपना ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ओजोन मॉलिक्यूल से बनी है। ठीक है ना, जो बेसिकली ओजोन मॉलिक्यूल क्या, बेसिकली जो कन्फिग्रेशन है इस ओजोन मॉलिक्यूल का, जो ओजोन मॉलिक्यूल का कन्फिग्रेशन है और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह से हैं कि ओजोन इतने बढ़िया तरीके से अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, इसलिए ये एक सन स्क्रीन के तौर पे कार्य करती है। जैसे आप लगाते हो ना, बढ़िया सनस्क्रीन लगा के जाते हो, तो वैसे ही ये भी काम करती है। अब देखिए बात क्या है कि हम अल्ट्रा वायलेट रेस को क्यों भगा रहे हैं। बात ऐसी है क्योंकि ये यूवी रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट डैमेज कर देती हैं जेनेटिक मटेरियल को, या हम डीएनए जिसको कहते हैं, डीएनए को किसी एनिमल के या प्लांट के सेल के। और अगर यूवी लाइट में आप बहुत देर तक तादिन्ना कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए आपका इम्यून सिस्टम जो है वो जागरूक हो जाएगा। इससे बॉडी, मतलब ये समझ लीजिए इम्यून सिस्टम हो जाएगा खराब, और इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फटाफट से कोई बीमारी आएगी तो पकड़ लेगी। ठीक है, तो इस काम को करने में देखो, अब सनस्क्रीन की तरह काम करती है ओजोन लेयर, ये तो मैंने बताया। इस काम को करने में ओजोन प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीजन को एट लोअर लैटिट्यूड। ठीक है, कि ये ब्रोकअप ना हो बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट, और इससे ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो बचते हैं फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। इससे क्या होता है कि इससे म्यूटेशन का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है ना, और जो भी खतरा प्लांट या एनिमल लाइफ को होता है वो भी कम हो जाता है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर यूवी रेज आ गई तो इनसे क्या होगा, इससे स्किन कैंसर हो जाएगा, एंड ये सारे ही प्लांट्स को, एनिमल्स को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए पृथ्वी के ऊपर जो ये ज़िंदगी है, लाइफ है, वो ना होती अगर ओजोन लेयर ना होती तो, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आती रहती और हम आप जिंदा ही ना रह पाते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लीशन का है। बस उसको पढ़ने से पहले हम एक यहाँ ज्ञानवर्धक बात में डू यू नो का बॉक्स दिया हुआ है, उसको समझा देते हैं। साथियों, हुलॉक गिबन ये एक लौता एप है जो इंडिया में इंडिया में पाया जाता है। बाकी सारे मंकीज़ जो हैं वो सारे मकाउज और लंगूर्स हैं, और इंडिया के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में।
पाम्स, और दूसरी एक खबर क्या है कि पाम्स जो हैं वो टिपिकली अनब्रांच ट्रीज होते हैं, इनमें ब्रांच नहीं होती इन ट्रीज में, सिर्फ एक ट्रंक होती है इससे, ठीक है ना, और जिसे कहते हैं कॉर्डेक्स, और ये एंड करती है, क्राउन होता है एक बड़ी सी पत्तियों का, ठीक। चलो खैर, नेक्स्ट टॉपिक मैं क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ओजोन का डिप्लीशन। तो बात क्या है कि पहला वजह तो चेंज इन इक्विलिब्रियम में है। देखो वजह क्या है कि चीज़ें इक्वल चल रही थी, है ना, इसमें हो गया मामला गड़बड़। भाई फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन जो ओजोन का है इस इक्विलिब्रियम में हो गया इम्बैलेंस। और ये कैसे हुआ, बहुत सारे दूसरे सब्सटेंसेस जो एटमॉस्फेयर में आके मिल गए और उन सब्सटेंसेस ने ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ जो है रिएक्ट करना शुरू कर दिया और ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ना शुरू कर दिया। ये हम पहले भी बता चुके हैं किस तरीके से मिलती है जाके, और बहुत सारे सब्सटेंसेस कैसे मिलते हैं और कैसे ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर देते हैं। तो जिस रेट से ओजोन ख़त्म हो रही है ये बहुत तेज़ है कंपैरेटिवली जिस रेट से वो बन के तैयार हो रही है। तो ये बात यहाँ ज़रूरी है कि यहाँ समझिए जो सफिशिएंट डिक्रीज है ओजोन के कंसंट्रेशन में एक पर्टिकुलर रीजन में एटमॉस्फेयर के, इसलिए एक भारी अच्छी मात्रा में मान लीजिए ओजोन लेयर किसी जगह से कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो इसी को ही हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। अब देखिए बेस्ट एग्जाम्पल जो ओजोन डिप्लीशन का है एटमॉस्फेयर के अंदर वो अंटार्कटिक में है, जिसमें सिर्फ 50% ओजोन का जो ओरिजिनली होता था उसका सिर्फ 50% बचा है। एक्चुअल रियलाइजेशन हमको ये हुआ 1985 में कि भैया ओजोन तो यहाँ से जाती जा रही है। तो आपके दिमाग में फिर बहुत अच्छी जागरूकता हुई होगी, मैम क्या वजहें हैं जिनसे ओजोन डिप्लीट हो रही है। हालांकि हम ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा चुके हैं, पहले भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा ये, लेकिन स्पेसिफिक एक चैप्टर है तो फ़र्ज़ है मेरा कि मैं बताऊं ताकि आपको बार बार याद हो जाए क्या ही बुराई है। तो सबसे पहले तो हम CFCs के बारे में बताएंगे जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये किससे बना होता है, ये बना होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल से, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से और कार्बन के मॉलिक्यूल से, ठीक है, बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहाँ पे इसका यूज़ होता है आपके दिमाग में ये आएगा ना। देखिए भैया जो इसका यूज़ है रेफ्रिजरेंट्स में, प्रोपेलेंट्स में, एरोसॉल स्प्रेज में, फॉर्मिंग एजेंट में, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स में, सॉल्वेंट्स, ये क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंपोनेंट्स में, फ्रीजिंग फूड्स के लिए। और आपको मालूम है कि 2/3 2/3 जो CFC का है उसे रेफ्रिजरेंट में यूज़ कराया जाता था, वाइल 1/3 1/3 जो है इसको ब्लोइंग एजेंट्स में इनफोम इंसुलेशन प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कराया जाता था। तो बात आती है कि क्यों ही यूज़ करना है कि नहीं, क्या वजह है जो हम CFCs को यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये बड़े लेवल पे अलग अलग एप्लीकेशन इसके हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि जंग नहीं लगता है, प्रॉपर नॉन इन्फ्लेमेटरी है, टॉक्सिसिटी कम है, जहरीला नहीं है, भाई ऐसी चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल स्टेबिलिटी है, तो ये सब क्वालिटी की वजह से इसको यूज़ करते थे। अब बात आती है कि क्या कितने वक्त तक ये रहता होगा एटमॉस्फेयर में, या इसको अगर रिमूव करना है या हटता है तो कैसे हटता है। देखिए दूसरे केमिकल के विपरीत CFC जो है वो आप एटमॉस्फेयर से जाएगा नहीं। यूजुअली जो आपका फोटो डिसोसिएशन का प्रोसेस होता है या रेन आउट या ऑक्सीडेशन के माध्यम से अपने आप एटमॉस्फेयर से ये नहीं निकलता। इनफैक्ट जो CFC एटमॉस्फेयर में रहता है वो कहते हैं कि 40 साल से लेके 150 साल तक रह लेता है, और इस वक्त में CFC जाता है ऊपर 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 ऐसे इधर उधर फैल फैल के ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर लेयर तक पहुंच जाता है। तो अब एक सवाल उठता है द एस्केप ऑफ CFC, मतलब देखो CFC एटमॉस्फेयर में तो हो गया, धीमे धीमे इवेपोरेशन के माध्यम से सोर्स जहाँ से निकल रहा है वहाँ से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में पहुँच गया, लेकिन CFC जो निकलता है इनटू द एटमॉस्फेयर वहाँ से फ्रॉम कैसे ये जो वो भी कैसे निकल रहा है, ये जो एटमॉस्फेयर में मिल रहा है वो भी जो डिस्कार्डेड रेफ्रिजरेटर हैं, जो रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको फेंक दिया गया है, मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया है, उसमें से भी तो निकल रहा है। हाँ, सिंस CFC थर्मली स्टेबल है तो भाई गरम वरम में मैनेज कर लेता है खुद को, तो ये ट्रोपोस्फेयर में आराम से रह लेता है, बट स्ट्रेटोस्फेयर में ये एक्सपोज हो जाता है UV रेडिएशन के, और यहाँ से होता है एस्केप ऑफ CFC। तो आइए इसका क्या केमिकल रिएक्शन करता है ये उसको समझाते हैं। साथियों मॉलिक्यूल CFC का
जब यूवी रेडिएशन के साथ आता है तो ये प्रॉपर ब्रेकअप होता है, मॉलिक्यूल टूटा। और इसमें से क्या हो, जैसे मैंने बताया ना, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरीन का है और फ्लोरीन का है और एक साथ में कार्बन है। तो हुआ क्या कि जब ये यूवी रेडिएशन के संपर्क में आया तो क्लोरीन के एटम अलग होने लगे। ठीक, अब जो फ्री क्लोरीन है, अब एटम टहल रहा है ना, ये एटम क्या करता है, ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है और बना लेता है क्या, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। अब क्या हुआ, मोनोऑक्साइड बन गया, एक ऑक्सीजन का एटम आ गया इधर, इनके पास आ गया। अब देखो जो मॉलिक्यूल है इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड के, ये फर्दर देख रहे हो ना, एक एटम को इसने कंबाइन कर लिया चुपचाप ऑक्सीजन के, और ये जो रिएक्शन हुआ इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचा। अब एक O3 था, एक इधर आ गया तो O2 तो बचा, अब ऑक्सीजन बचा, और यहाँ पे क्या हो गया कि रिफॉर्मेशन हो गया, एक और ये अलग हो गया, ये एक और बन गया क्लोरीन का एटम। अब सेम तरीके से ये क्लोरीन का एटम दूसरी जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उससे रिएक्ट करेगा, समझे। तो क्लोरीन यहाँ पे आगे गया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाया, क्लोरीन मोनोऑक्साइड ने फिर यहाँ पे क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन प्लस मोनोऑक्साइड कर दिया। फिर नेट रिएक्शन क्या हुआ, नेट रिएक्शन ये हुआ ओजोन प्लस ऑक्सीजन प्लस मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे सब गड़बड़ा दिया मामला इसने। और इसके पहले वाली स्लाइड में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको बहुत खतरनाक ये इस तरीके से आपको मिल भी जाएगा। हालांकि ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे क्या रिएक्शन होता है। अब देखो होता क्या है, ये जो ओजोन का डिप्लीशन बहुत तेज़ी में होता है ना, और जो एलिमेंट डिस्ट्रॉय कर रहा है इस ओजोन के मॉलिक्यूल को वो है क्लोरीन। ठीक, इस बीन रीफॉर्म, ये फिर से आ रहा है एंड ऑफ द साइकिल में, क्लोरीन खत्म नहीं हो रहा है, क्लोरीन फिर से बन रहा है, और जो फिर से बन रहा है वो फिर से रिएक्ट करेगा O3 के साथ में। तो एक सिंगल क्लोरीन का एटम मान लीजिए वो हजारों ओजोन के मॉलिक्यूल को बर्बाद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है बिफोर एनकाउंटरिंग रिएक्टिव नाइट्रोजन या हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ में, और फिर वो इवेंचुअली अपने रिजर्वॉयर में पहुंचता है। लेकिन उसके पहले ये बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। तो अब बात आती है कि CFC के क्या सब्स्टिट्यूट हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझते हैं। देखिए CFC की जगह पे यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं तो वो सेफ़ हो, सस्ते हो, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी हो CFC रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी की, इफेक्टिव रेफ्रिजरेंट्स जिसमें लो ओजोन लेयर डिप्लीशन पोटेंशियल हो या लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हो। अच्छा, CFC12 जिसे R12 कहा जाता है, ये वाइडली यूज़ करा जाता है रेफ्रिजरेंट में। इसके अलावा HFC 134A जिसे R134A कहते हैं, ये भी बहुत प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव है इसका। फिर R143A जो मैंने बताया, उसके अलावा R152A मतलब 152A का भी यूज़ किया जा सकता है। चलो, ये सारी बातें हो गई CFC की। दूसरी गैस की बात करेंगे, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। कहाँ से निकलती है, सोर्स क्या है? हाँ, देखो भाई, बात ऐसी है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस हैं वो मेनली एक्सप्लोजन्स जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स का होता है उसमें से निकलते हैं, या इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलते हैं, या एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से निकलते हैं। अब बेसिकली आप ये समझो कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो आप यहाँ पे 2 सिंबल समझिएगा। ये सिंबल स्टैंड करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए, और ये जो है वो कहता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अब देखिए, जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये सॉलिड के माध्यम से निकला, ठीक, और ये डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स के थ्रू अंडर एनारोबिक कंडीशंस, और नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया के थ्रू अंडर एरोबिक कंडीशन, मतलब एक में ऑक्सीजन के साथ एक में ऑक्सीजन के बिना, ये यहाँ पे ऐसे निकला। और ये जो निकला नाइट्रस ऑक्साइड, ये धीमे धीमे पहुंच गया हमारी बीच वाली लेयर पे जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जहां ये फोटोलिटिकली डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मतलब ये एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है टू यील्ड क्या निकल के आ रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन को। अच्छा, कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं
जैसे कि ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड हैलेंस, या जिन्हें हम लोग HBFCs कहते हैं, दैट इज हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स। इन दोनों का यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशन में और मिथाइल ब्रोमाइड में, जिसका यूज़ बहुत भारी मात्रा में पेस्टिसाइड्स में होता है। हर एक ब्रोमीन का एटम ये कम से कम 100 गुना ज़्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है अगर आप कंपेयर करो किसी क्लोरीन के एटम से। तो सोच लो, क्लोरीन ही इतना कर दे रहा है, यहाँ ब्रोमीन तो कितनी बुरी तरह से कर रहा है। समझ रहे हैं? ब्रोमीन जब ओजोन के साथ मिलता है ना, तो ये ब्रोमीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनाता है, और बाद में ब्रोमीन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन मोनोऑक्साइड मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ब्रोमीन प्लस क्लोरीन बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हो क्या ही चलता चला जा रहा है। बाद में जो भाई ब्रोमीन ऑक्साइड जब रिएक्ट करा बाद में क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ में, और इसमें ऑक्सीजन बन गई, और यहाँ पे फ्री एटम एक मिल गया बाद में, ब्रोमीन का, क्लोरीन का ईजिली मिल गया, और ऑक्सीजन का। ठीक, तो ये जो फ्री एटम्स टहलने लगते हैं, ये फिर से ये जो दो आए ना, ब्रोमीन का और क्लोरीन का आखिरी में निकल आया, ये भी जो है घूम फिर के फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। समझे? अब यहाँ पे कितने गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लोरीन को मॉलिक्यूलर रिजर्वॉयर से फ्री कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टिव नाइट्रोजन को इनटू इनर्ट फॉर्म में, इसलिए क्लोरीन रिजर्वॉयर फिर बन नहीं पाता। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो एक सस्ता, एक हाईली टॉक्सिक सॉल्वेंट है, और मीथेल क्लोरोफॉर्म जिसका यूज़ क्लीनिंग सॉल्वेंट के तौर पे करते हैं क्लोथ्स और मेटल्स में। इसके अलावा प्रोपेलेंट के तौर पे इन वाइल्ड एज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, सच एज करेक्शन फ्लूइड, ड्राई क्लीनिंग स्प्रेज में, स्प्रे एडहेसिव्स में, और दूसरे भी एरोसोल्स इन सब में आते हैं। तो एक बात याद है कि मॉनिटरिंग करना ओजोन लेयर की, देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मदद करते हैं देख रेख करने में एटमॉस्फेयर की, और एक नेटवर्क बनाए हुए हैं कि यहाँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रहेगा एटमॉस्फेयर को लेके, इसमें ओजोन लेयर की भी मॉनिटरिंग करेंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन में नाम आता है वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, इसके अलावा वर्ल्ड वेदर वॉच का, इसके अलावा इंटीग्रेटेड ग्लोबल ओशन सर्विसेज सिस्टम्स का, इसके अलावा ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम का। ठीक है, तो ये कहानी है। अब बात आती है कि क्या रोल है पोलर स्ट्रेटोस्फिक क्लाउड का ओजोन डिप्लीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि रोल ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फिक क्लाउड इन ओजोन डिप्लीशन। देखिए 3 तरह के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में 3 तरह के क्लाउड्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटोस्फिक क्लाउड कहते हैं। गौर से समझते चलिएगा। सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं नैक्रियस। ये जो क्लाउड होते हैं ये करीब 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक गए हैं इन लेंथ, और बहुत सारे किलोमीटर्स में होते हैं अपनी थिकनेस में देखें तो। इनको हम लोग मदर ऑफ पर्ल भी कहते हैं। इस नैक्रियस क्लाउड को हम लोग मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी ग्लो इनका होता है विद अ सी शेल लाइक इरिडेंसेंस। दूसरे तरह के जो होते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड होता है ना, इंस्टेड ऑफ प्योर वाटर। प्योर पानी की जगह इसमें नाइट्रिक एसिड आप पाएंगे। और तीसरे तरह का क्लाउड जो होता है उसमें सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होता है जो आपका नैक्रियस क्लाउड में था, इसमें ही था, बट ये धीमे धीमे रेट से बनते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बड़े क्लाउड बनते हैं विद नो इरिडेंसेस। अब होता क्या है कि जो क्लोरीन निकल के आई, भाई क्लोरीन भी तो रिलीज हो रही है। कैसे क्लोरीन रिलीज हो रही है? जब CFC का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से क्लोरीन आखिरी में निकली, तो वो शुरू में तो प्योर क्लोरीन की तरह घूमती है, या फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड की तरह घूमती है, एक्टिव क्लोरीन या इनस्टेबल। बट ये दोनों ही फॉर्म क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं फर्दर, और उससे जो है कुछ कंपाउंड बनता है। कंपाउंड में क्लोरीन नाइट्रेट और HCl बनता है जो कि स्टेबल है, मतलब इनर्ट क्लोरीन है। तो इस तरीके से समझो, क्लोरीन ठीक प्लस मीथेन, इससे क्या निकला, हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब यहाँ पे ओके HCl प्लस मिथाइलियम केशन, दैट इज CH3। ठीक है, अब क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है,
क्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनाता है क्लोरीन नाइट्रेट को प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड को। और आगे सुनिए कहानी क्या है क्या नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब जो स्टेबल कंपाउंड है HCl के और क्लोनो2 के, ये यहाँ पे रिजर्वायर के तौर पे काम करते हैं इस क्लोरीन का। एंड इसलिए क्लोरीन के लिए रिएक्शन में किसी भी तरह से पार्ट लेना जो है ये मतलब ये इसलिए देयरफॉर फॉर क्लोरीन टू टेक पार्ट इन एनी रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट इट हैज़ टू बी फ्री। ठीक है, आ गई एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे एक रिश्ता भी बन रहा है, साइकिल जो ओजोन के डिप्लीशन का चल रहा है उसके बीच में और जो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है इनके बीच में। अब इनका क्या रिश्ता है? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक जो क्लाउड्स होते हैं वो समझ लीजिए आइस पार्टिकल्स हैं क्लाउड के, जो सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, जो ही क्लोरीन को फ्री कर देता है अपने रिजर्वॉयर से। यूजुअली जो रिएक्शन होता है बिटवीन द HCl और आपका ये क्लोन2 के बीच में ये बहुत स्लो है, बट ये रिएक्शन तेजी में तब होने लगता है जब सूटेबल सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। और यही प्रोवाइड कौन कर देता है? स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो कि पोल्स पे होते हैं। तो ये एक यहाँ पे है क्लोरीन नाइट्रेट और बना क्या? बना मॉलिक्यूलर क्लोरीन। तो इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूलर क्लोरीन बनता है, नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो बनता है इस रिएक्शन से ये ब्रोक डाउन होता है टू एटॉमिक क्लोरीन और ओजोन डिप्लीशन रिएक्शन ये चलता चला जाता है। तो जो क्लाउड्स हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ना सिर्फ एक एक्टिव क्लोरीन है, नॉट ओनली ना सिर्फ ये क्लोरीन को एक्टिवेट कर देते हैं बट ये रिएक्टिव नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्व कर लेते हैं। और अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है अगर वो मतलब समझ लीजिए कि अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड वो प्रेजेंट हो तो ये कंबाइन करेंगे विद द क्लोरीन मोनोऑक्साइड और इससे क्लोरीन नाइट्रेट जो है ना, क्लोरीन नाइट्रेट जो है इसका रिजर्वॉयर बन जाएगा। अब जो डाइमर है क्लोरीन मोनोऑक्साइड का उसमें स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है खुद से और बनाता है डाइमर क्लोरीन मोनोऑक्साइड को। ठीक, और ये जो डाइमर है ये ईजिली डिसएसोसिएट होता है कैसे? बाय सनलाइट। तो इससे फिर से क्लोरीन का एटम फ्री हो गया और आगे ये फर्दर डिस्ट्रॉय करने लगा ओजोन को। मैं रिएक्शन बताऊंगी कैसे हो रहा है, सिंबल से भी बताऊंगी। अच्छा, हर एक स्प्रिंग पे, मतलब स्प्रिंग कूदने वाली नहीं, बसंत का मैंने जिसे हम कहते हैं, तो हर एक स्प्रिंग में ये जो होल है, अ होल एज बिग एज यूएसए के बराबर वाली होल है, वो डेवलप करता है इन अ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका। समझिए, इतना बड़ा जो होल है वो बढ़ता चला जाता है साउथ पोल के अंदर एवरी स्प्रिंग में, और स्मॉलर होल डेवलप होता है हर साल ओवर आर्टिक एट द नॉर्थ पोल में। एंड यहाँ पे साइंस भी हैं कि ओजोन लेयर और थिन होती जा रही है पूरे ही प्लैनेट में। समझे? अच्छा, कन्वर्जन जो क्लोरीन का है फ्रॉम एक्टिव टू इनएक्टिव स्टेट, वो मैंने बताया कि जैसे मान लो CFC गैस निकली, ठीक है, यहाँ UV रेडिएशन हो रहा है, अब इससे निकला यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन ऐसे निकलेगा तो ये एक्टिव क्लोरीन है, ये भी एक्टिव क्लोरीन है। ठीक है ना, अब इससे यहाँ पे जो निकला ये इसमें रिएक्शन देखो, ये O3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन अलग निकल गया, फिर बन के तैयार हो गया अपना जो है क्लोरीन नाइट्रेट निकल आया इसमें से, और इसमें से जो रिएक्शन हुआ उसमें से मीथेन निकला और फिर जो इनएक्टिव क्लोरीन निकली वो अलग निकली। ठीक, तो ये पूरी कहानी है। अब बात आती है कि क्यों आखिरकार ओजोन डिप्लीशन इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, कहाँ पे? अंटार्कटिका में। हम अंटार्कटिका बहुत कर रहे हैं ना, तो अंटार्कटिका में क्यों इतना ओजोन डिप्लीशन होता है उसको समझाते हैं। साथियों देखो, अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेयर बहुत ज़्यादा ठंडी है, और जो इतना कम टेम्परेचर है इसकी वजह से क्या होता है कि बनते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड 20 किलोमीटर के नीचे। अब ओजोन सनलाइट को एब्जॉर्व करता है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो एयर हो जाएगी ठंडी, कूल, और इससे और ज़्यादा ऐसी कंडीशंस बनेंगी जिससे ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स और बने और स्टेबलाइजेशन होगा वॉर्टेक्स का। अब वॉर्टेक्स क्या होता है? वॉर्टेक्स एक रिंग है जो रैपिडली सर्कुलेट करती रहती है हवा के अंदर, जो क्या करती है? दैट कन्फाइंस द ओजोन डिप्लीशन इन द
अंटार्कटिक रीजन, ठीक है, वही उस ओजोन डिप्लीशन को अंटार्कटिक रीजन में ही रखती है। अब जितने लंबे वक्त तक अंटार्कटिक वॉर्टेक्स जितने वक्त लंबे वक्त तक रहेगा, ये एक दूसरा फैक्टर है। मतलब इससे क्या होगा, इससे कंडीशन और ज़्यादा ऐसी बन जाएंगी जिससे डिप्लीशन होगा ओजोन का। भाई यही तो यहाँ पे इसके डिप्लीशन को रखता है ना अंटार्कटिका में। और जितने लंबे वक्त तक तेरे लिए अंटार्कटिक वॉर्टेक्स बनेगा, उतने टाइम ऐसा रहेगा जब ओजोन डिप्लीट होगी। अगर वॉर्टेक्स रहता है, इनफैक्ट थ्रू आउट द पोलर विंटर रहता है, वेल इनटू मिड स्प्रिंग भी रहता है, वेयर वॉर्टेक्स इन द आर्टिक जो है, आर्टिक में क्या होता है ना कि ये पोलर स्प्रिंग आते आते भाई मार्च अप्रैल आते आते जो है वो देखते हैं वेयर तब आता है ये, ठीक है ना। मतलब मिड स्प्रिंग में यहाँ पे वेयर वॉर्टेक्स जो आपका आर्टिक में है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है बाय द टाइम पोलर स्प्रिंग अराइव। जैसे पोलर स्प्रिंग आती है तो मतलब मार्च अप्रैल के महीने में ये वॉर्टेक्स खत्म हो जाता है आर्टिक में, लेकिन एंटार्कटिक में क्या होता है कि ये रहता है काफ़ी लंबे वक्त तक, ठीक। तो टिपिकल हैपनिंग जो विंटर मंथ्स में होती हैं जिसकी वजह से ही ओजोन डिप्लीशन हो रहा है ये अंटार्कटिक के ऊपर। जून के अंदर अंटार्कटिक विंटर्स शुरू होती हैं और वॉर्टेक्स डेवलप होता है और टेम्परेचर गिरने लगता है, इतना गिर जाता है कि क्लाउड बन जाते हैं। इवन बाद में जुलाई अगस्त के टाइम पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो है डीनाइट्रीफाई और डिहाइड्रेट करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को प्रेसिपिटेशन के माध्यम से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्लोरीन नाइट्रेट रिएक्ट करते हैं क्लाउड के सरफेस पे और फ्री कर देते हैं क्लोरीन का मॉलिक्यूल और विंटर टेम्परेचर गिर जाता है लोएस्ट पॉइंट पे। धीमे धीमे सितंबर आता है तो सितंबर में सनलाइट वापस से सेंटर में आ जाती है टू द वॉर्टेक्स एज दी ऑस्ट्रियल स्प्रिंग शुरुआत हो जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे क्लाउड्स ख़त्म हो जाते हैं बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने लगता है और यहाँ पे जो मोनोऑक्साइड है और आपका ब्रोमीन मोनोऑक्साइड ये जो है ये चलो अच्छा ये तब तो हम बता चुके थे, ठीक है ना। फिर अक्टूबर में लोवेस्ट लेवल होता है ओजोन का, लोवेस्ट लेवल ऑफ ओजोन पहुंच जाती है और नवंबर में पोलर वॉर्टेक्स ब्रेकडाउन होता है। ओजोन जो कि ओजोन रिच है ये फ्रॉम द मिड लैटिट्यूड ये रिप्लेनिश करती है अंटार्कटिक स्ट्रेटोस्फेयर में और ओजोन पुअर एयर जो है वो फैल जाती है पूरे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो आर्टिक ओशन डिप्लीशन क्या है थोड़ा ये समझो, है ना, अंटार्कटिक का समझे। अब देखो ओजोन डिप्लीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये दिखाता है ओवर कि आर्टिक के भी ऊपर बढ़ रहा है और आर्टिक ओजोन डिप्लीशन विच स्वेप्ट अक्रॉस ब्रिटेन इन मार्च 96 ये सबसे बड़ा डिप्लीशन था ओजोन का जो आज तक देखा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साइंटिस्ट का ये कहना था कि उसकी वजह ये है पास में बाय ड्रामेटिक कूलिंग हुई है अपर एटमॉस्फेयर की इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड ओवर में और ओजोन का डिप्लीशन जो है नॉर्दर्न एटमॉस्फेयर में है ये बढ़ता गया जब से 1992 की विंटर्स आई उसके बाद। अच्छा ओजोन डिप्लीशन बढ़ने के साथ साथ इनके केमिकल्स भी बढ़ रहे हैं जिससे ओजोन डिप्लीट हो रही हैं। मेन वजह इसमें एक और भी है जो कोल्ड टेम्परेचर बढ़ रहा है आर्टिक स्ट्रेटोस्फेयर में जिसकी वजह से वही मैंने बताया पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन रहे हैं। तो अब ओजोन को मेजर कैसे करते हैं इस बात की भी आपके अंदर उत्सुकता होगी। देखिए ओजोन का जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और टेक्निक है वो अलग अलग हैं। कुछ इसमें डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करते हैं और जो फिल्टर ओजोमीटर है जिसे M83 कहते हैं उससे भी मेजर करते हैं। टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर जिसे हम लोग टोम्स कहते हैं उससे करते हैं। एक और टेक्निक है अमहेरर टेक्निक। सबसे कॉमन तरीका जो टोटल ओजोन कितनी है वो तो मैंने बताया आपको डॉप्सन यूनिट जिनको नाम दिया गया था एक एटमॉस्फेरिक फिजिकल गॉर्डन डॉप्सन के नाम पे। तो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं जो कि थिकनेस होती है ओजोन कॉलम की कंप्रेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इन मिलीमीटर सेंटीमीटर में देखते हैं। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक जो डॉप्सन यूनिट है वो इक्वल होती है 2.69 इंटू 1020 मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर मीटर के, ठीक। अब देखिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है इस ओजोन डिप्लीशन के उसे समझाते हैं। देखिए जब क्वांटिटी टोटल कॉलम जोन की कम होती है तो इससे क्या होता है कि ये चांस बढ़ जाता है कि सोलर UVB रेडिएशन जो है वो आने लग जाए अर्थ के सरफेस में। अच्छा UVB रेडिएशन जो है ना ये बहुत एनर्जेटिक कंपाउंड है सनलाइट का जो अर्थ की सरफेस पे आता है और इसके इफेक्ट ह्यूमन की हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, मटेरियल पे और इवन एयर क्वालिटी पे भी पड़ते हैं।
तो अफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ पे, उसमें बताएं। देखिए रिस्क ये होता है कि कैंसर हो सकता है, डिजीजेस हो सकते हैं, कुछ स्किन कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन डिजीजेस हो सकते हैं, आई में इन्फेक्शन हो सकता है। यूवी रेडिएशन दिखाया गया है कि ये कॉर्निया को डैमेज कर देता है, आई के लेंस को डैमेज कर देता है। एक्सपेरिमेंट्स एनिमल में करे गए हुए दिखाते हैं कि अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर से इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है स्किन कैंसर्स का, और इन्फेक्शियस एजेंट्स और दूसरे एंटीजेंस ये हमें क्या करते हैं कि ये ऐसा कर देंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा बार बार ऐसे रिपीटेड चैलेंजेस पे। अच्छा ये भी है जो लाइट स्किन कलर्ड है, इन ससेप्टेबल लोग जो है, लाइट स्किन कलर्ड पॉपुलेशन जो है जिसकी रंग थोड़ा सा जो है वो गोरे हैं, उसमें यूवी बी रेडिएशंस यही रिस्क फैक्टर हैं जिससे नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर जो है वो बन सकता है। अच्छा ये तो इंसानों पे हो गया, अब बात इंसान या जानवरों पे हो गया। और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे क्या इफेक्ट देता है ये? देखिए साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो प्लांट के हैं ये अफेक्ट होते हैं इन यूवी रेडिएशंस की वजह से। इसके अलावा रिस्पॉन्स जो यूवी बी का है ये भी वैरी करता है कंसिडरेबली अमंग स्पीशीज, एंड साथ में कल्टिवेटर्स भी और द सेम स्पीशी। एग्रीकल्चर में इससे ज़रूरत हो जाएगी कि भैया और ज़्यादा यूवीबी टॉलरेंट कल्टिवेटर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में ये चेंजेस ले आ सकता है स्पीशी के कॉम्पोजिशन में। देयरफॉर होगा क्या कि इम्प्लीकेशंस होंगी बायोडाइवर्सिटी की इन डिफरेंट इकोसिस्टम। इनडायरेक्ट कुछ बदलाव लाएगा ये, जैसे कि प्लांट के फॉर्म में चेंजेस, बायोमास अलोकेशन में टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, टाइमिंग में इनका डेवलपमेंट के टाइम चेंज होंगी, सेकंड मेटाबॉलिज्म इक्वली या समटाइम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डैमेजिंग अफेक्ट यूवी बी से। अच्छा इसका अफेक्ट एक्वाटिक इकोसिस्टम पे क्या पड़ेगा ये भी समझ लो आप। एक्वाटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो एक्सपोजर टू यूवीबी रेडिएशन ये देखने को मिला है कि ओरिएंटल मैकेनिज्म और मोर्टेलिटी मतलब प्लैंक्टॉन्स मरने लगेंगे, जिससे सर्वाइवल रेट इन सारे ऑर्गेनिज्म का कम हो जाएगा। ये रेडिएशन एक वजह है जिससे जो अर्ली डेवलपमेंट स्टेजेस हैं फिश की वो डैमेज होती हैं, श्रिम्प, क्रैब, एम्फीबियंस, दूसरे एनिमल्स की भी। और सबसे ज़्यादा सीवियर इफेक्ट वो है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, इम्पेयर्ड लार्वल डेवलपमेंट होता है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि बायो जियो केमिकल साइकिल पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए यूवी रेडिएशन अगर बढ़ा तो ये ज़मीन के साथ साथ जो पानी में रहने वाली जो चीज़ें हैं जो बायो जियो केमिकल साइकिल चल रही है उसको अफेक्ट करता है। दोनों ही सोर्सेज और सिंक ग्रीन हाउस गैसेस के हैं और ये केमिकली इंपॉर्टेंट हैं इन गैसेस को ट्रेस करने के लिए। ये सारे जो बदलाव आएंगे इससे क्या होगा कि बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर फीडबैक जो रीइंफोर्स करता है एटमॉस्फेयर को वो बिल्डअप करेगा इन सारी गैसेस को। अच्छा एयर की क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो बढ़ी और यूवी रेडिएशन जो अंदर आया लोअर एटमॉस्फेयर में, तो इससे क्या होगा कि हायर फोटो डिसोसिएशन रेट होगा ऑफ की ट्रेस गैसेस का जो कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्टिविटी को ट्रोपोस्फेयर का। अच्छा इससे क्या हो सकता है? प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ओजोन का दोनों ही बढ़ेगा और रिलेटेड ऑक्सीडेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह जो जानी जाती हैं अपने इफेक्ट के लिए ह्यूमन हेल्थ पे, टेरेस्ट्रियल प्लांट के ऊपर, आउटडोर मटेरियल पे, ये भी यहाँ पे पैदा होंगी। चेंजेस जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में है हाइड्रो सेल रेडिएशन के ये बदल सकते हैं, है ना, ये चेंज कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम को केमिकली इंपॉर्टेंट गैसेस जैसे मीथेन और CFC सब्स्टिट्यूट के। और ट्रोपोस्फेरिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स का ऐसे प्रोडक्शन हो जैसे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई फ्रॉम ऑक्सीडेशन और सब्सिक्वेंट न्यूक्लिएशन ऑफ सल्फर की वजह से, दोनों ही एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल ओरिजिन जिससे भी निकल रही है, दैट इज कार्बोनल सल्फाइड और डायमिथाइल सल्फाइड से। अच्छा मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए सिंथेटिक पॉलीमर नेचुरली जो देखने को मिलता है, उसके अलावा जो आपका एक तो सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, एक होता है बायो पॉलीमर जो नेचुरली होता है। ये ऐसे कुछ दूसरे मटेरियल्स भी हैं कमर्शियल इंटरेस्ट के जो एडवर्सली अफेक्ट होंगे सोलर यूवी रेडिएशन से। और इन सारे
जो एप्लीकेशन है इन मटेरियल्स का, पर्टिकुलरली जो प्लास्टिक्स का, इन सिचुएशन विच डिमांड रूटीन एक्सपोजर टू सनलाइट, ये तभी पॉसिबल है थ्रू द यूज़ ऑफ लाइट स्टेबलाइजर्स और सरफेस ट्रीटमेंट हो, ताकि सनलाइट से इन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, कोई भी अगर किसी भी माध्यम से यूवीबी बढ़ा, ठीक है ना, ड्यू टू पार्शियल ओजोन डिप्लीशन, तो इससे क्या होगा ना कि फोटो ग्रेडेशन रेट बढ़ जाएगा इन सारे मटेरियल का, जिससे लाइफ आउटडोर्स यहाँ पे बहुत आगे नहीं हो पाएंगे। तो अब ये कहानी मैंने आपको बताई इसकी, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कोई क्वेरी हो, कुछ चीज़ हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को और मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये आप सीख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे प्लांट वगैरह में जो भी इफेक्ट है उन सब में बहुत डिटेल से दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा जाओगे, और जो सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उसमें फेसबुक पे भी आप इन वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से पालोगे, तो आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए। बाकी व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।